आज से कोई 15 या 20 साल पहले की बात है। अगर किसी को जी 15-20 साल पहले। हाँ, अगर किसी को एक बड़ी टेक कंपनी शुरू करनी होती तो उसका सीधा सा मतलब था कि पहले एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस किराए पे लिया जाए। बिल्कुल। और फिर महीनों तक बस इंतजार किया जाए ताकि वहाँ बड़े बड़े और भारी भरकम कंप्यूटर सर्वर्स आ सकें। हाँ। और फिर उन सर्वर्स को केबलों के जाल से जोड़ना, उस कमरे को ठंडा रखने के लिए एकदम विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना। और बस फिर ये प्रार्थना करना कि कहीं बिजली ना चली जाए। सही बात है। या कोई हार्डवेयर फेल ना हो जाए। मतलब ये पूरी प्रक्रिया न केवल बहुत महंगी थी बल्कि इसमें महीनों का समय लग जाता था। बुनियादी ढांचा तैयार करना वाकई किसी बुरे सपने से कम नहीं था, है ना। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि ये सिस्टम आर्थिक रूप से बिल्कुल भी कुशल नहीं था। मतलब जरा भी नहीं। कैसे? मान लीजिए अगर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अचानक से बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए, जैसे कोई सेल चल रही हो। हाँ एकदम, तो वे भौतिक सर्वर अक्सर क्रैश हो जाते थे। बाप रे। और वहीं दूसरी ओर सामान्य दिनों में जब ट्रैफिक नहीं होता था तो लाखों रुपए के वे सर्वर बस खाली पड़े रहते थे। अच्छा। और बस बिजली की खपत करते रहते थे। मतलब कंपनियों को अधिकतम संभावित लोड के हिसाब से हार्डवेयर खरीदना पड़ता था, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। तो मतलब पैसा फंस गया एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का उदय हुआ जिसने इस पूरी व्यवस्था को ही जड़ से बदल दिया। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम द AWS क्लाउड आर्किटेक्चर, अ प्रोग्रेसिव ओवरव्यू के नोट्स का उपयोग करेंगे और ये डिकोड करेंगे कि कैसे Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS ने तकनीकी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाया है। बहुत ही बढ़िया विषय है। हाँ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि AWS क्या है, बल्कि ये समझना है कि आधुनिक इंटरनेट का ये आर्किटेक्चर असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। कि कैसे भौतिक डेटा सेंटर्स की वो जो जटिलता थी ना, वो एक अदृश्य और पे एज यू गो मॉडल में बदल गई, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नियमों को ही नए सिरे से लिख दिया है। हाँ। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि AWS ने जो बदलाव किया वो सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं था। ये असल में एब्स्ट्रैक्शन के स्तरों को बदलने की कहानी है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जटिलता को छुपाना। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बुनियादी मॉडल को देखें ना, जैसे IaaS, PaaS और SaaS, तो ये तकनीकी नजरिए से नियंत्रण और सुविधा के बीच का एक स्पेक्ट्रम है। अच्छा, एक स्पेक्ट्रम है। हाँ। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में AWS केवल हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज को वर्चुअलाइज करके देता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर की हर चीज को मैनेज करने की जिम्मेदारी डेवलपर की खुद की होती है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं। हाँ बताइए। तो IaaS ऐसा है जैसे आपने खाली जमीन और कुछ ईंटें किराए पे ले ली हो। बिल्कुल सटीक। आपको वर्चुअल मशीनें मिल गईं जैसे Amazon EC2 और स्टोरेज मिल गया, लेकिन घर का डिजाइन और बाकी सब आपको खुद देखना है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन हर कोई तो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम में पैच या अपडेट नहीं लगाना चाहता ना। हाँ वो तो है। तो यहीं पर पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की भूमिका आती है। बिल्कुल। पास क्या करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम और रन टाइम एनवायरनमेंट को भी एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब डेवलपर को सिर्फ अपना कोड डिप्लॉय करना होता है, बुनियादी ढांचे की कोई चिंता नहीं, जैसे कि AWS इलास्टिक बीनस्टॉक के मामले में होता है। तो ये एक बना बनाया ढांचा किराए पर लेने जैसा हो गया। हाँ, और अगर हम स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर जाएं तो वहां है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां सब कुछ पकाया हुआ मिलता है। हाँ, ये पूरी तरह से सजे हुए होटल के कमरे जैसा है। प्रदाता सब कुछ मैनेज करता है, आप बस उत्पाद का उपयोग करते हैं, जैसे Amazon वर्कस्पेसेस। यूजर को अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जानकारी नहीं होती। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, ये जो क्लाउड है ये भी भौतिक रूप से कहीं ना कहीं तो मौजूद होना ही चाहिए ना। हाँ, हवा में तो कुछ नहीं है। वही तो, ये कोई हवा में तैरता हुआ जादू तो है नहीं। तो हमारी जो स्रोत सामग्री है उसमें AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है जी, जो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स में बटा हुआ है। बिल्कुल।
तो ये रीजन क्या है? ये दुनिया भर में फैले हुए वे भौतिक स्थान है जहां डेटा सेंटर्स के क्लस्टर होते हैं। हाँ, और किसी भी कंपनी को अपना डेटा किस रीजन में रखना है, ये यहाँ डेटा रेजिडेंसी के कानूनी नियमों पर निर्भर करता है, और साथ ही इस बात पर भी कि यूजर से उस रीजन की दूरी कितनी है। और हर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन, या जिन्हें शॉर्ट में एजीज का कहते हैं, वो होते हैं। जी, एक रीजन में कम से कम 2 या उससे अधिक एजीज होते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो एक एजी एक या एक से अधिक भौतिक डेटा सेंटर्स का समूह होता है। अच्छा। और इनकी अपनी स्वतंत्र बिजली, कूलिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है। तो यहीं पर मेरे मन में एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग की चुनौती सामने आती है। वो क्या? अगर हम एजीज की बात करें तो उन्हें एक ही शहर या रीजन में एक दूसरे से अलग क्यों रखा जाता है? मतलब डेटा ट्रांसफर को सबसे तेज रखने के लिए उन सभी सर्वर्स को बस एक ही बड़ी बिल्डिंग में क्यों नहीं रख दिया जाता? देखिए, यह सीधे तौर पर भौतिकी और आपदा प्रबंधन का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। अच्छा। उन्हें एक दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है ताकि अगर किसी एक डेटा सेंटर वाले इलाके में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूकंप या भूकंप आ जाए या कोई पावर ग्रिड फेल हो जाए या बाढ़ आ जाए, तो कम से कम दूसरा डेटा सेंटर सुरक्षित रहे। उनका जो ब्लास्ट रेडियस है ना, वो अलग अलग होता है। ओ, मैं समझी। लेकिन उन्हें एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रखा जा सकता। हाँ, क्योंकि अगर वे बहुत दूर होंगे तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगेगा। बिल्कुल, जिसे तकनीकी भाषा में लेटेंसी कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। प्रकाश की गति की भी अपनी एक सीमा है ना। अगर 2 एजीज के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी तो डेटा को सिंक होने में मिलीसेकंड्स की देरी होगी, जिससे डेटाबेस रेप्लिकेशन में बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसलिए AWS उन्हें इतने करीब रखता है कि उनके बीच सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी रहे। क्या बात है। हाँ, इस तरह से सिंक्रोनस रेप्लिकेशन संभव हो पाता है और बिजनेस निरंतरता बनी रहती है। और लेटेंसी को और भी कम करने के लिए एज लोकेशंस का कॉन्सेप्ट है ना? जी बिल्कुल। ये मुख्य डेटा सेंटर्स नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के बड़े शहरों में स्थित छोटी साइट्स हैं। हाँ, जिनका काम मुख्य रूप से कैशिंग करना है। जैसे अगर भारत का कोई यूजर अमेरिका के सर्वर पर होस्ट की गई वीडियो फाइल की मांग करता है, तो क्या होगा? तो हर बार डेटा अमेरिका से थोड़ी ना आएगा। Amazon CloudFront जैसी सर्विस उस डेटा की एक कॉपी भारत की ही किसी एज लोकेशन पर रख लेगी। बिल्कुल, जिससे अगली बार वो कंटेंट एंड यूजर्स तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ, एकदम तुरंत लोड हो जाएगा। तो अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विशाल वैश्विक जाल बिछ चुका है, तो इस पर सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी सिस्टम मुख्य रूप से 3 चीजों से बनता है: कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग। इन्हें अक्सर द बिग 3 कहा जाता है। हाँ, यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। आइए इनमें से सबसे पहले कंप्यूट सर्विस यानी Amazon EC2 को देखते हैं। जी। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इंटरनेट पर एक कंप्यूटर किराए पर लेना है, जहां आप अपना CPU, मेमोरी और OS चुनते हैं। हाँ, बाहर से ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम इसके पीछे की तकनीक को देखते हैं तो ये बहुत जटिल है। AWS हाइपरवाइजर्स का उपयोग करता है, जो एक विशाल भौतिक सर्वर को कई छोटी वर्चुअल मशीनों में बांट देते हैं। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों में AWS ने नाइट्रो सिस्टम विकसित किया है। नाइट्रो सिस्टम? हाँ, पारंपरिक रूप से क्या होता था कि नेटवर्किंग और स्टोरेज को वर्चुअलाइज करने का काम मुख्य सर्वर का CPU करता था। अच्छा। जिससे उसकी काफी पावर उसी में खर्च हो जाती थी। अच्छा। लेकिन नाइट्रो सिस्टम में AWS ने कस्टम हार्डवेयर कार्ड्स बनाए हैं जो इस वर्चुअलाइजेशन के काम को CPU से हटा देते हैं। अच्छा। इसका नतीजा ये है कि EC2 इंस्टेंस लगभग वैसी ही परफॉर्मेंस देते हैं जैसी किसी भौतिक बेयर मेटल सर्वर की होती है। वाओ! ये तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन तालमेल है। बिल्कुल है। तो कंप्यूट के बाद बात आती है स्टोरेज की। Amazon S3 यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस। जी। अक्सर लोग इसे एक सामान्य हार्ड ड्राइव समझने की गलती करते हैं, लेकिन यह पारंपरिक फाइल सिस्टम नहीं है जहां फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं। मैं तो इसे एक विशाल डिजिटल लॉकर कहती हूँ। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक बिल्कुल अलग प्रतिमान है। इसमें डेटा को एक पदानुक्रम या हायरार्की में रखने के बजाय एक विशाल और सपाट जगह में रखा जाता है, जिसे फ्लैट नेम स्पेस कहते हैं। अच्छा।
हर डेटा या फाइल को एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है और हर ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारा मेटा डेटा और एक यूनिक आईडी जुड़ी होती है। इसी की वजह से S3 को असीमित रूप से स्केल किया जा सकता है। आप इसमें कुछ किलोबाइट्स की टेक्स्ट फाइल से लेकर टेराबाइट्स का वीडियो डेटा तक रख सकते हैं और कितना भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। स्टैटिक फाइल्स और बैकअप्स के लिए तो ये बेहतरीन है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी डेटा सुरक्षित रहने की गारंटी भी अकल्पनीय है। हाँ, मतलब AWS 11 9s यानी 99% ड्यूरेबिलिटी का दावा करता है। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है। हाँ, और इसका गणितीय अर्थ ये है कि अगर किसी के पास S3 में 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो औसतन 10,000 साल में केवल एक ऑब्जेक्ट के खोने की संभावना है। क्या बात है। डेटा को अपने आप अलग अलग एजीज में कॉपी करके ये ड्यूरेबिलिटी हासिल की जाती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, चाहे कंप्यूट कितना भी तेज हो या स्टोरेज कितना भी विशाल हो, हाँ, बिना सुरक्षा और कनेक्टिविटी के वे किसी काम के नहीं है। यही प्रवेश होता है Amazon VPC का, यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो ये VPC क्या है? ये AWS के सार्वजनिक क्लाउड के भीतर एक पूरी तरह से सुरक्षित और तार्किक रूप से अलग किया गया निजी नेटवर्क है। यानी इंटरनेट का हमारा अपना सुरक्षित हिस्सा? हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, VPC का सेटअप अक्सर डेवलपर्स को सबसे जटिल लगता है। ये तो है। इसमें पब्लिक सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट्स, रूट टेबल्स, इंटरनेट गेटवे, ये सब बहुत तकनीकी हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक दीवार बनाने जैसा नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग नेटवर्किंग है। अच्छा। भौतिक दुनिया में नेटवर्क टोपोलॉजी बदलने के लिए राउटर्स और केबल्स को हाथ से बदलना पड़ता था। VPC के साथ पूरा नेटवर्क सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोड किया जाता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए VPC में जो वेब सर्वर्स सीधे इंटरनेट से बात करते हैं, उन्हें पब्लिक सबनेट में रखा जाता है। और डेटाबेस का क्या? हाँ, जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं जिनमें संवेदनशील जानकारी होती है, उन्हें प्राइवेट सबनेट में रखा जाता है, जहां इंटरनेट से सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। ये सुरक्षा का एक बहुत ही अभेद्य स्तर बनाता है। ओह, ये तो एक बहुत ही स्पष्ट डिजाइन है। मतलब बाहरी दुनिया के लिए एक दरवाजा, लेकिन तिजोरी तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं। एकदम सटीक उदाहरण है। तो अब जब ये नेटवर्क और बुनियादी सर्वर तैयार है, तो एप्लीकेशंस को काम करने के लिए एक याददाश्त की जरूरत होती है, यानी डेटाबेस की जरूरत होती है। ऐतिहासिक रूप से डेटाबेस को मैनेज करना, उनके बैकअप लेना और उन्हें स्केल करना बहुत ही मुश्किल काम रहा है। हाँ, और इसी मुश्किल को हल करने के लिए AWS ने मैनेज्ड डेटाबेस सेवाएं पेश की। उदाहरण के लिए Amazon RDS यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ये पारंपरिक SQL डेटाबेस जैसे MySQL, PostgreSQL या Oracle के लिए है। अच्छा। एक मैनेज्ड सर्विस होने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर पैचिंग, बैकअप लेना और यहाँ तक कि हार्डवेयर फेल होने पर उसे दूसरे AZ में शिफ्ट करने का काम भी AWS खुद करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या समस्या? RDS तो पारंपरिक SQL पर आधारित है ना? हाँ। तो अगर मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स साइट की फ्लैश सेल शुरू होती है और अचानक हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं, तो एक पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस इस तरह के भारी लोड पर क्रैश हो सकता है। क्योंकि वर्टिकल स्केलिंग की एक सीमा होती है। ये आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है। रिलेशनल डेटाबेस को एक ही बड़ी मशीन पर स्केल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें NoSQL डेटाबेस की तरफ जाना पड़ता है। और यही Amazon DynamoDB काम आता है। अच्छा। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है। ये डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिन्हें पार्टीशंस कहते हैं, और उन्हें हजारों सर्वर्स पर फैला देता है। वाओ। और यही वजह है कि चाहे डेटाबेस पर 10 यूजर हों या 10 लाख यूजर, DynamoDB हमेशा सिंगल डिजिट मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देता है। बिल्कुल। और अगर कोई SQL की ही खूबियां चाहता है लेकिन क्लाउड की गति के साथ, तो AWS ने Amazon Aurora बनाया है। यह क्लाउड नेटिव डेटाबेस है, जो पारंपरिक इंजनों से कई गुना तेज है, क्योंकि इसका स्टोरेज लेयर विशेष रूप से क्लाउड आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन किया गया है। तो डेटाबेस के बाद एक और बड़ी क्रांति आई है जिसने एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आप सर्वरलेस की बात कर रही हैं? बिल्कुल, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। हमारे नोट्स में AWS लैम्डा का प्रमुखता से जिक्र है। जी। लैम्डा के साथ किसी सर्वर को प्रोविजन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, बस कोड लिखो और वो इवेंट्स पर ट्रिगर होता है।
और बिलिंग केवल उन मिलीसेकंड्स के लिए होती है जब कोड चल रहा होता है। हाँ, ये गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ मुझे एक शब्द से थोड़ी सी आपत्ति है। वो क्या? ये जो शब्द है ना, सर्वरलेस। हाँ, मतलब अगर कोई कोड चल रहा है तो तकनीकी रूप से वो हवा में तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है। डेटा सेंटर में कोई ना कोई सिलिकॉन चिप, कोई ना कोई सर्वर तो उस कोड को प्रोसेस कर ही रहा होगा ना। बिल्कुल कर रहा होगा। तो क्या ये सर्वरलेस नाम सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका नहीं है जो थोड़ा भ्रामक लगता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आप बिल्कुल सही हैं कि कोड चलाने के लिए भौतिक सर्वर हमेशा मौजूद होते हैं। हाँ। लेकिन सर्वरलेस शब्द का मतलब भौतिक सर्वर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह ऑपरेशंस के नजरिए से है। अच्छा। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्वर का प्रबंधन न होना। जब कोई लैम्डा का उपयोग करता है तो कंट्रोल प्लेन पूरी तरह से AWS के पास होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पैच करना, सर्वर को स्केल करना, लोड बैलेंस करना, ये सब डेवलपर की चिंता का विषय नहीं रहता। ये जिम्मेदारियों को AWS की ओर शिफ्ट करने का चरम बिंदु है। अच्छा। तो सर्वर है लेकिन हमारी सिरदर्दी नहीं है। बिल्कुल, आसान भाषा में यही मतलब है। तो जिम्मेदारियों की बात करें तो स्रोत सामग्री में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है। जी, साझा जिम्मेदारी मॉडल। हाँ, ये सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। AWS क्लाउड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यानी भौतिक डेटा सेंटर्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर। बिल्कुल, लेकिन क्लाउड में सुरक्षा वो ग्राहक की जिम्मेदारी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर कोई डेवलपर S3 बकेट में ग्राहकों का संवेदनशील डेटा रखता है और उस बकेट की सेटिंग्स को गलती से पब्लिक कर देता है, तो वो डेटा लीक हो जाएगा। हाँ, और इसके लिए AWS जिम्मेदार नहीं है। डेटा को एन्क्रिप्ट करना और सही एक्सेस देना, ये पूरी तरह से ग्राहक का काम है। और एक्सेस को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा टूल AWS IAM है, यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बिल्कुल। पारंपरिक IT में ना सुरक्षा का मतलब एक फायरवॉल होता था। हाँ, बस एक दीवार। लेकिन क्लाउड में कोई एक भौतिक दरवाजा तो है नहीं, इसलिए आइडेंटिटी ही नया फायरवॉल बन गया है। एकदम सही। की से तय किया जाता है कि कौन सा यूजर या कौन सा प्रोग्राम किस सर्विस को एक्सेस कर सकता है। जी। इसे लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत कहते हैं, यानी किसी को सिर्फ उतनी ही अनुमति देना जितनी उसे अपना काम करने के लिए चाहिए, उससे 1% भी ज्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के मजबूत होने के बाद जो असली चुनौती आती है वो है क्लाउड स्केल पर सिस्टम का प्रबंधन। जब किसी एप्लीकेशन पर ट्रैफिक लाखों में हो तो मैनुअल रूप से सिस्टम को मैनेज करना असंभव है। बिल्कुल। यहाँ ऑटोमेशन की जरूरत होती है। हाँ, और इसी को संबोधित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या जिसे IAC कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, AWS क्लाउड फॉर्मेशन और AWS CDK इसके प्रमुख उदाहरण हैं। IAC के पीछे का विचार बहुत शक्तिशाली है कि बुनियादी ढांचे को भी सॉफ्टवेयर की तरह ही माना जाए। बिल्कुल। पूरे नेटवर्क सर्वर्स और डेटाबेस की संरचना को कोड के रूप में लिखता है। इससे फायदा ये होता है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को भी वर्जन कंट्रोल जैसे गिट में रखा जा सकता है। अगर कोई बदलाव सिस्टम को तोड़ देता है तो उसे कुछ ही मिनटों में पिछले वर्जन पर रोल बैक किया जा सकता है। वाओ! यह मानवीय गलतियों को लगभग खत्म कर देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बार-बार लगातार एक जैसा डिप्लॉय करने की सुविधा देता है। और हाँ, सिस्टम को स्केल करने के लिए ऑटो स्केलिंग और इलास्टिक लोड बैलेंसिंग यानी ELB का संयोजन काम करता है। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसे समझने के लिए एक बहुत ही व्यस्त रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, बताइए। तो मान लीजिए एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और अचानक से वहां बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। तो भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा? वो जादुई रूप से नई टेबल लगा देगा ताकि सभी बैठ सकें। क्या बात है। और ELB एक बहुत ही समझदार मैनेजर की तरह है जो भीड़ को अलग-अलग टेबल्स पर बांट देता है ताकि कोई एक वेटर ओवरलोड ना हो। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। और अगर तकनीकी रूप से देखें ना तो ऑटो स्केलिंग वो तंत्र है जो ट्रैफिक या स्ट्रेस के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। जब Amazon क्लाउड वॉच, जो कि AWS की मॉनिटरिंग सर्विस है, वो ये भांपता है कि CPU का उपयोग 80% से ऊपर जा रहा है, तो वो ऑटो स्केलिंग को ट्रिगर करता है।
अच्छा। सिस्टम स्वचालित रूप से नए सर्वर्स बना देता है ताकि लोड को संभाला जा सके। और जब भीड़ कम हो जाए तब जैसे ही ट्रैफिक कम होता है वो उन अतिरिक्त सर्वर्स को नष्ट कर देता है ताकि लागत को नियंत्रित रखा जा सके। ये लागत नियंत्रण और प्रदर्शन का संतुलन ही AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क का मूल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना जी, तो ये फ्रेमवर्क 5 स्तंभों पर टिका है। कौन कौन से? परिचालन उत्कृष्टता यानी ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सुरक्षा, विश्वसनीयता, प्रदर्शन, दक्षता और लागत अनुकूलन। कोई भी बेहतरीन क्लाउड आर्किटेक्चर सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि इन पांचों के सही संतुलन से बनता है। वाओ! और जब ये बुनियादी ढांचा पूरी तरह से स्वचालित और ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है ना, तब AWS की अत्याधुनिक तकनीकें चित्र में आती हैं। बिल्कुल कटिंग एज तकनीकें। हाँ, अब ये सिर्फ सर्वर रेंट करने के बारे में तो है नहीं। एकदम सही कहा आपने। उदाहरण के लिए डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में Amazon एथीना ने एक क्रांति ला दी है। अच्छा, वो कैसे? पहले डेटा को एनालाइज करने के लिए उसे S3 से निकालकर जटिल प्रक्रियाओं के जरिए डेटा वेयरहाउस में डालना पड़ता था। बहुत लंबा काम था। हाँ, लेकिन अथीना के साथ किसी भी जटिल डेटा मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे? जी, सीधे S3 में रखे विशाल डेटा पर स्कीमा ऑन रीड का उपयोग करके मानक SQL क्वेरी चलाई जा सकती है। वाओ! और इसी तरह मशीन लर्निंग को सुलभ बनाने के लिए Amazon SageMaker है। बिल्कुल। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने, ट्रेन करने और डिप्लॉय करने की पूरी पाइपलाइन को इतना सरल बना देता है कि इसके लिए किसी टीम को डेटा साइंस के PhD विशेषज्ञों की जरूरत नहीं होती। हाँ, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। और भौतिक दुनिया को क्लाउड से जोड़ने के लिए AWS IoT कोर जैसी सेवाएं हैं जो अरबों सेंसरों और स्मार्ट डिवाइसेस को सुरक्षित रूप से क्लाउड से जोड़कर रियल टाइम डेटा प्रोसेस करने की अनुमति देती हैं। तो ये सब मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, एक भौतिक सर्वर को वर्चुअलाइज करने से लेकर नेटवर्क बनाने, NoSQL डेटाबेस को क्षैतिज रूप से स्केल करने, सर्वरलेस कोड चलाने और अंततः इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के रूप में लिखने तक, जी, तो हम देखते हैं कि AWS ने केवल IT इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बदला है, बल्कि इसने इनोवेशन की गति को ही बदल दिया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से। जो काम करने में पहले महीनों लगते थे, आज वो कुछ मिनटों के कोड रन से संभव हैं। और ये ज्ञान सुनने वालों के लिए इसलिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि डिजिटल दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं मॉडल्स पर टिकी है। बिल्कुल टिकी है। आज लोग जिस भी स्ट्रीमिंग सर्विस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या राइड शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी के पीछे का दिमाग और मांसपेशियां यही क्लाउड आर्किटेक्चर है। एकदम सही। इसे समझने का मतलब है उस अदृश्य डिजिटल तंत्र को समझना जो 21वीं सदी को चला रहा है। देखें, इस पूरी यात्रा को देखते हुए ना मेरे मन में एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। अच्छा। हाँ, जो शायद सीधे तौर पर स्रोत सामग्री में न लिखा हो, लेकिन इन सब का एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। वो क्या है? सोचिए, अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और यहाँ तक कि AI और सर्वरलेस के साथ कोड के एग्जीक्यूशन को भी लगभग पूरी तरह से स्वचालित कर रहे हैं, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगले 10 सालों में एक पारंपरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका क्या रह जाएगी? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या भविष्य के डेवलपर्स सिर्फ सिंटैक्स और कोड की लाइनें लिखने वाले होंगे या वे कोडर्स से आगे बढ़कर इन विशाल स्वचालित क्लाउड प्रणालियों के आर्किटेक्ट बन जाएंगे? शायद भविष्य का असली कौशल कोड लिखना नहीं, बल्कि ये तय करना होगा कि AWS के इन सैकड़ों बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर एक बुद्धिमान सिस्टम कैसे बनाया जाए। सच में ये बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। जी, जिस तरह से हम उस ठंडे केबलों से भरे भौतिक सर्वर रूम से निकलकर इस अदृश्य और सर्वव्यापी क्लाउड आर्किटेक्चर तक पहुंचे हैं ना, बिल्कुल। ये सोचना ही रोमांचक है कि आगे की तकनीक मानव कौशल को किस दिशा में ले जाएगी। एकदम सही कहा आपने। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों से यही कहूंगी कि डिजिटल दुनिया के इस निरंतर बदलते परिदृश्य पर अपनी नज़र बनाए रखिए।